जब भी हम मौसम के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं या मौसम के विषय में अध्ययन करते हैं, तो ह्यूमिडिटी हमको हमेशा जरूरत होता है समझने का। तो यह समझना है कि आर्द्रता कहते किसको है और आर्द्रता की हमारे वायुमंडल में क्या क्या उपयोगिता है। ऐसा हो रहा है दिल्ली में या फिर आपके बिहार में या और बंगाल में, उड़ीसा में जितने जगह वर्षा हो रहा है, उन वर्षाओं में आर्द्रता का बहुत बड़ा योगदान है ना। कहीं आर्द्रता अधिक होता है तो अधिक वर्षा होता है, कहीं आर्द्रता कम होता है तो कम वर्षा होता है। देखते हो राजस्थान वाले पोर्शन में कम वर्षा होता है क्योंकि वहाँ की हवाओं में आर्द्रता कम है। बिहार में खूब वर्षा होता है, बंगाल में जाओगे वहाँ और ज्यादा वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हवाओं में आर्द्रता अधिक है। आर्द्रता क्यों अधिक है? क्योंकि बगल में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। जहाँ पानी का स्रोत अधिक होगा वहाँ क्या होगा, वर्षा अधिक होगा। बिहार का मधुबनी जिला, बिहार का सुपौल जिला, ये दो, बिहार का दरभंगा जिला और सीतामढ़ी जिला, ये 3-4 जिले ऐसे हैं बिहार के जहाँ पर एक तो क्या है कि नदी स्रोत बहुत अधिक है, पोखर झील तालाब बहुत अधिक है। तो कोई भी हवा जब पश्चिम बंगाल से आती है हमारे यहाँ, तो रास्ते में तो शुष्क हो जाती है गर्मी के कारण, लेकिन जैसे ही मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी वाले पोर्शन में, समस्तीपुर वाले पोर्शन में जब इंटर करती है, तो यहाँ से क्या होता है, वाष्पीकरण के माध्यम से उस सूखी हवा को क्या मिलता है, जल वाष्प मिलता है। इसीलिए मधुबनी में खूब झमझम वर्षा होता है। कंटिन्यू वहाँ के लोग परेशान होते हैं, मधुबनी के लोग ये बरसात के महीने, है ना। चलो समझने का प्रयास करते हैं आर्द्रता क्या है। आर्द्रता और कुछ नहीं बल्कि यह वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है। वायुमंडल में उपस्थित क्या है, जल वाष्प की मात्रा है। समझ में आया? एक ही लाइन में हमने कहा, कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या बताइएगा कि जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है, यानी द क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर नोन एज ह्यूमिडिटी। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम आर्द्रता कहते हैं। क्लियर है? देखिए, हम जब वायुमंडल पर आए थे तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें होती हैं। बताओ तो नीता। नाइट्रोजन नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन और नहीं याद आ रहा। जिस प्रकार वायुमंडल क्या है, वायुमंडल वास्तव में विभिन्न प्रकार के सक्रिय और निष्क्रिय गैसों का क्या है, समुच्चय। हमने बताया था परिभाषा में आपको, उसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, नियॉन भी, आर्गन, विभिन्न प्रकार की गैस है। उसमें क्या है कि धूलकण भी और जलवाष्प भी है। तो वायुमंडल में समझी नीलम कि वायुमंडल में क्या है कि जो जलवाष्प का मात्रा उपस्थित होता है उसी को हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता का मतलब होता है, समझो कि चिपचिपा टाइप का, थोड़ा सा गीला गीला मौसम रहेगा, भीगा भीगा सा, है ना। ठीक। अब देखिए, तो वायुमंडल में जितनी प्रकार का हमने गैस का अध्ययन किया, होता है कि इस वायुमंडल में केवल और केवल 4% ही क्या है, जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है। सोच लो कि वायुमंडल के 100 भागों में केवल 4% क्या है उपस्थित है, वह है हमारा आर्द्रता। इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। लेकिन यही 4% जो है वह हमारे मतलब क्या कि पूरे विश्व का यही 4% क्या होगा, हमारे पूरे वायुमंडल का, पूरे हमारे पृथ्वी का मौसम तथा उसकी जलवायु को क्या करता है, निर्धारित करता है। आर्द्रता हमने पहले कहा है कि जहाँ नदी का स्रोत अधिक होगा, जहाँ पानी का किनारा अधिक होगा, वहाँ ह्यूमिडिटी क्या होगा, अधिक होगा। कैसे होगा, हम आगे समझाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में देखो आर्द्रता क्या होता है, इसको समझो जरा। देखिए, ये हमारा क्या है, भूपृष्ठीय भाग है ना। और ये क्या हो गया, ये समुद्री भाग हो गया। इसमें क्या है, पानी है ना। यहाँ पर सूर्य है, प्रकाश आया यहाँ पे, है ना। सूर्य की किरण यहाँ भी पड़ा, सूर्य की किरण यहाँ भी पड़ा, जमीन पर भी पड़ता है और धरती पानी पर भी पड़ा। अब बताओ, तो आप बचपन में पढ़ा होगा आपने, एक शब्द पढ़ा होगा वाष्पीकरण, पढ़ी हो ना। वाष्पीकरण क्या है, तो वाष्पीकरण क्या है कि द्रव का भाप में बदलने का प्रक्रिया है। देखो, सूर्य की किरणें जब पड़ती है कहाँ पर, जल स्रोत पर, चाहे पोखरी हो, नदी हो, समुद्र हो, तालाब हो, झील हो, झरना हो, किसी भी प्रकार का क्या हो, जल स्रोत हो, उससे क्या होगा, इसका क्या होता है कि जल का वाष्पीकरण होता है। क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और अभी अभी पल्लवी बहुत मतलब खुशी मन से बोलिए कि क्या होगा, तो होता है वायुमंडल में धूलकण भी होता है ना। धूलकण भी होता है। तो जब ये वाष्पीकरण होता है तो इसमें क्या आएगा, इसमें पानी की बूंदे होती है। वाष्पीकरण में क्या होता है, पानी की बूंदे क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है, गमन करती है। क्लियर है?
तो जब ये ऊपर की ओर ड्रॉपलेट्स जाती हैं तो क्या करता है, जो धूलकण हमारे वायुमंडल में होता है उसको क्या करता है, सोख लेता है। देखते हो ना कि कहीं रेत रहता है, पानी डालो तो तुरंत सोख लेता है। मट्टी में क्या होता है, मट्टी पीला कर देता है। तो यही जो धूल कण होता है इसको क्या करता है, इस हमारे पास स्पीकर से निकला हुआ पानी को सोख लिया। तो सोख लिया तो यही क्या होता है, यही कहलाता है हमारा आर्द्रता। समझ में आया, यही क्या कहलाता है, आर्द्रता। अब बताओ यहाँ से अगर वास्तविक यहाँ से क्या होगा, सूर्य की किरणें वापस जाएगी तो क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ तो किसी प्रकार का पानी का स्रोत नहीं है, तो यहाँ से जो हवाएं होंगी वह कैसी हवा होंगी, गर्म हवा होंगी। और यहाँ से जो हवाएं उठेंगी वो क्या होंगी, वह लगभग ठंडी हवा होगी। इसकी तुलना में क्या होगी, ठंडी हवा होगी। यही जब ऊपर जाता है तो एक निश्चित दूरी ऊपर जाने के बाद में जब ये थक जाता है तो क्या करता है, संघनन क्रिया से यह वर्षा करवाता है हमारे यहाँ। ठीक, तो देखो आर्द्रता जो होता है वो क्या है कि अब देखो कि जहां जहां, सोचने वाली बात है कि जहां जहां पानी का स्रोत होगा वहां क्या होगा अनीता, वर्षा बहुत अधिक होगा या वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगा। लेकिन जहां पानी का स्रोत नहीं होगा वहां क्या होगा, आर्द्रता होबे नहीं करेगा वायुमंडल में, तो बरसात कहाँ से होगा। इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे रेगिस्तान भारत का थार मरुस्थल हो गया, अरब का कौन सा मरुस्थल, अरब का मरुस्थल हो गया। तुमको फिर अब देख लो कि पतला मकान मरुस्थल हो गया, है ना। यहाँ सीरिया में अभी तो विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, यानी कि वहाँ दूर दूर में रेगिस्तान फैला हुआ है, पानी का स्रोत ये नहीं, तो वायुमंडल में आर्द्रता ही नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आर्द्रता नहीं है तो क्या बरसात नहीं होता, तो वहाँ पानी की किल्लत है, कमी है। बस समझ में आया। अब देखो कि मौसम तो हमने क्या वो सब कि मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है कौन, आर्द्रता। देखो तो जैसे कि अगर तुम वर्ल्ड का मैप देखोगी, वर्ल्ड का मैप देखोगी तो इंडिया जो हमारा है, इंडिया और सऊदी अरब, यहाँ पर देखो, यहाँ इंडिया है और सऊदी अरब बिल्कुल दोनों जो है वह एक ही अक्षांश पर स्थित है। मतलब है कि जैसे यहाँ पर भारत स्थित है ना, देखो यहाँ पर मान लो भारत स्थित हमारा है, इसी अक्षांश पर आगे जाओगी तो यहाँ पर क्या है, सऊदी अरब हमारा स्थित है ना, सऊदी अरब स्थित। देख रहे हो कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ खूब अच्छा वर्षा होता है, खेती भी होती है। लेकिन एक ही अक्षांश पर रहे तो यहाँ क्या होता है, यहाँ तो खेती हो भी नहीं करता। सब लोग देखते हो कि खूब बड़का बड़का मांसाहारी आदमी सब मांसे खाता है, खेती नहीं तो क्या खाएगा, मांसे खाएगा वहां पर। तो क्यों ना खाता, इसका कारण यही होता है कि इसके आसपास में देखो समुद्र तो है, क्या है, समुद्र है, लेकिन आसपास के एरिया में तो वर्षा करवाता है। लेकिन जो इसका आंतरिक भाग है जहाँ पर जनसंख्या का अधिक क्या संकेंद्रण है, वहां पर वर्षा नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता है, क्योंकि यहाँ से जब सूर्य की किरणें परावर्तित होती है तो ये क्या करता है, ये इतना अधिक हीट लेके ऊपर में जाता है कि पूरा पानियों को सोख लेता है, पानियों को जला देता है, भाप बना के उड़ा देता है। बात समझ में आया। इसीलिए रेगिस्तानी भागों में क्या होता है कि आर्द्रता की कमी होती है, और खास करके जहाँ गर्म भाग हो और जहाँ पानी का स्रोत हो ना वहाँ ह्यूमिडिटी अधिक बनती है। इसीलिए जिसका घर नदी के किनारे हो या फिर पोखरी के किनारे होता है ना गाँव में, देखिएगा वहाँ शरीर अजीब सा चिपचिपा आपको फील होता होगा। चाहे अभी आपके यहाँ बरसात हो रहा हो रहा है ना, मौसम अगर ठंडा है तो शरीर बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। लेकिन जब गर्मी होता है, वर्षा होगा, तब आपका शरीर देखता है पूरा पसीना पसीना हो जाएगा और बदन सब चिप करेगा वो, तो आर्द्रता के कारण होता है कि उसमें क्या होता है कि वायुमंडल में आर्द्रता फिर बढ़ जाती है। क्लियर है। अब देखिए यह जो आर्द्रता है, बताओ तुम कल भी सोच करके कि हमने कहा कि जल स्रोतों के पास अधिक होगा, तो अगर हम यहाँ पर ग्लोब बनाते हैं तो ग्लोब में सबसे ज्यादा आर्द्रता कौन से क्षेत्र में होगा, ये तो हमारा 0 डिग्री हो गया, है ना। अगर हम ग्लोब में आर्द्रता, ग्लोब में पूछेंगे कहाँ अधिक इसका क्या होगा, आर्द्रता पाया जाता है, तो देखो 20 डिग्री यहाँ, यहाँ पर देखो 20 डिग्री नॉर्थ में और 20 डिग्री साउथ में, यानी यह एरिया ऐसा है। हमने देखो 23 डिग्री नहीं लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, 20 डिग्री लिखे हैं। यह एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक सूर्यताप मिलता है। सूर्य की रोशनी देखते हो ना कितने ज्यादा पड़ता है मध्य रेखा पर, तो जब यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगा तब क्या होगा कि वाष्पीकरण का दर बहुत अधिक होगा, और जब वाष्पीकरण का दर जब अधिक होगा तो यहीं पर क्या होगा, ये आर्द्रता को क्या करेगा, आगे बढ़ाते चला जाएगा, है ना। कि 20 डिग्री दक्षिण से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या होता है कि यहाँ पर देखोगी ना तो एरिया ऐसा है कि यहाँ समुद्री भाग तो बहुत अधिक है, स्थलीय भाग भी है, और साथ साथ में कि यह ऐसा अक्षांश है जहाँ पर सूर्य की रोशनी क्या होती है, लगभग सालों भर कंटिन्यू पड़ता है, कभी उत्तरी गोलार्ध में, कभी दक्षिणी गोलार्ध में। तो यह जो एरिया ऐसा है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होती है। क्या होती है, वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होगी। तो वाष्पीकरण का दर जब सबसे अधिक होगा तो इस अक्षांश में जितने भी देश बसे हुए हैं या फिर इससे आगे 5 डिग्री 25 डिग्री के ऊपर 25 डिग्री नीचे
यानी दक्षिण गोलार्ध में जितने भी देश है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पर्याप्त रूप से जलवायु की दशा कृषि के अनुकूल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बरसात होगी। बात समझ में आया। अब कुछ टर्म है, उस टर्म को हम लोग समझते हैं कि वो टर्म क्या है, कि वो पूछा जाता है, वो समझ लो पहले क्या है कि संघनन। संघनन क्या प्रक्रिया है, संघनन क्या है, वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई भी भाप, भाप किससे बनेगा, जल से बनेगा। तो जल से क्या हुआ कि जल का वाष्पीकरण हुआ। क्या हुआ, जल का वाष्पीकरण हुआ, यानी जल से क्या बना, हमारा वाष्प बना। ठीक। और वाष्प क्या बनेगा, जब ठंडा होकर के ठोस बनेगा या तरल बनेगा। तरल मतलब क्या, या द्रव बने, द्रव मतलब क्या, या पानी बने, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पूरे प्रोसेस को कहते हैं संघनन। देखो संघनन, वो समझो परिभाषा है, संघनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें वाष्प पुनः ठोस अथवा द्रव में परिवर्तित होता है। देखती हो ना कि जैसे तसला में खाना बनाती होगी आप लोग, या कभी देखा होगा खाना बनते हुए, उसमें क्या होता है तसला वाले खाने में, कि जब चावल डालते हैं या फिर तो उसको वो क्या होता है कि फिर बॉयल होता है चावल, है ना। चावल क्या हुआ, फिर बॉयल हुआ। तो देखती है ना कि ढकना में जो ढक्कन होता है उसमें तो पानी की बूंदे होती है ना। तो पानी के बूंदे कहाँ से आ गया, चावल में तो पानी डाले होंगे, तो पानी गर्म हुआ, तो पानी गर्म होकर क्या बना, भाप बना। क्या बना, भाप बना। फिर वो उसको कहीं जगह मिल गया, कहीं जाने का उसको जगह नहीं मिला, ताकि चिपक गया उसमें ढक्कन में, वही क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। कई बार ढक्कन के नीचे ही बनता है, कई बार ढक्कन के ऊपर पानी बनता है, छुए तो हल्का सा गीला गीला फील होगा, है ना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वाष्प जो है, भाप जो होता है वो क्या बनता है, ठोस बनता है या फिर पानी बनता है। बात समझ में आया। वाष्पीकरण क्या है बताओ तुम गीता। वाष्पीकरण क्या है कि द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन, है ना। द्रव मतलब क्या कि पानी जब होता है, पानी जब क्या होता है किसी प्रोसेस से, चाहे वो हीट के माध्यम से हो या कंप्रेशन के माध्यम से हो, जब यह क्या बनता है, गैस बनता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। देखो अभी हम कुछ दिन पहले फोटो बनाए थे, यहाँ पर सूर्य बनाया था, यहाँ समुद्र बनाए थे, देखिए ना वाष्पीकरण होता था, पूरा पूरा पानी ऊपर में चला जाता है, यानी द्रव पानी क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। मतलब क्या कि जो आर्द्रता में जलवाष्प जो होता है, वो जलवाष्प वास्तव में क्या होता है, गैस का सूक्ष्म रूप होता है। क्या होता है, वास्तव में गैस का सूक्ष्म रूप होता है। तो अब देखो कि जब पानी से जब गैस बनता है ना, यानी वाष्पीकरण, तो आर्द्रता को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यहाँ पर वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण। है ना। ध्यान रखना कि आर्द्रता को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वाष्पीकरण है। एक ज्योति आती थी पढ़ने, बेचारी एडमिशन ली हुई है, उनकी तबीयत भी ज्यादा सीरियस है, उसको सर आंख का दिक्कत है, पूरा उसका ज्वाइंट में दर्द होता है बहुत, क्लासे नहीं लड़की कर रही है, काफी अच्छी लड़की भी पढ़ने में है ना। तो ये क्या होता है कि आर्द्रता में जब भी आपसे पूछेगा कि आर्द्रता को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, दे देगा संघनन का, वाष्पीकरण का, फिर आगे ओस पढ़ेंगे या आर्द्रता पढ़ेंगे ना, किसका होता है नीता, वाष्पीकरण का। जितना अधिक वाष्पीकरण वाष्पीकरण का। उतना ही अधिक क्या होगा, आर्द्रता होता है। संतृप्त वायु, है ना। वायु क्या है, वायु तो वास्तव में क्या है, गैस है ना। यह क्या है, हवा है, और हवा क्या होता है, गैस होता है ना। गैसों का क्या मिश्रण है, गैस है। देखिए, तो हमने कहा कि संतृप्त वायु क्या है, तो वायु की ऐसी दशा या अवस्था है, लिख लीजिए, वायु की ऐसी दशा या अवस्था है जिसमें जिसमें वायु के क्षमता के बराबर जिसमें जलवाष्प की मात्रा समा जाए, संतृप्त वायु हो गया। अब देखो ओशांक बिंदु, उषांक बिंदु क्या होता है, देखो ये होता है कि वैसा न्यूनतम ताप, उषांक बिंदु जो होता है क्या है, वह वास्तव में वैसा न्यूनतम ताप है। न्यूनतम ताप मतलब कम से कम ताप। न्यूनतम ताप मतलब क्या होता है, यह ताप जो होता है, यह ताप क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव में भी हो सकता है और माइनस में भी तापमान इसका हो सकता है। ठीक। वह न्यूनतम ताप है ना, हमने कहा कि उषांक बिंदु हवा का वैसा न्यूनतम ताप होता है जिसमें वायु क्या होता है, संतृप्त हो जाता है। इसमें वायु क्या होता है, संतृप्त हो जाता है। क्लियर है। वैसा न्यूनतम ताप जिसमें वायु क्या होता है, संतृप्त हो जाता है, जिसमें वायु संतृप्त हो जाता है ना। उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, उसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशांक बिंदु। ओशांक बिंदु,
उसांक बिंदु क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर उस अवस्था से अधिक, हल्का भी अधिक उसको आर्द्रता ग्रहण हो पाया तो वह क्या बन जाता है? वह उसांक मतलब ओस बन जाता है, यानी छोटा छोटा पानी का बूंद बन जाता है। समझ में आया? तो वास्तव में ओसांक बिंदु क्या है? ओसांक बिंदु वायु की संतृप्त होने की क्या है? अवस्था है नहीं? यानी इसके बाद में क्या कि बिल्कुल अब हवा जो है हमारा जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकता है, यानी पानी नहीं ग्रहण कर सकता है। ठंड के महीनों में ना, जब सुबह सुबह उठिएगा सो करके तो खेतों में हरे मतलब पौधों पे, घर पे ओस गिरा हुआ होता है, ओस गिरा रहता है ना, तो वो वही होता है कि हमारे वायुमंडल में हवा जो होता है उसका पेट बहुत भर गया हुआ है, मतलब बिल्कुल खा पी लिया हुआ है, और खा पी करके वो क्या किया है, अपना पसीना जहाँ जो भी कह लो उसको ओस के रूप में गिरा दिया। अगर ओस के रूप में नहीं गिराता तो कहीं ना कहीं वो क्या करवाता है? वर्षा करवाता है। अगर पानी का अधिक मात्रा वो ग्रहण करता है जबरदस्ती, तो वो क्या करता है? वर्षा करवाता है किसी दूसरे क्षेत्र में। समझ में आ गया ये चीजें, है ना? अब हम देखते हैं कि आर्द्रता जो होता है वह आर्द्रता कितने प्रकार का होता है। क्लियर है? तो आर्द्रता को उसके गुण के आधार पर हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, है ना? तीन भागों में बांटते हैं। और क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू होता है। क्लियर है? सबसे पहला होता है निरपेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता होता है विशिष्ट आर्द्रता, और ये होता है सापेक्षिक आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता वायु के प्रति आयतन में उपस्थित क्या है? जल वाष्प की मात्रा। ठीक है, पहला लिख लिया। दूसरा लिखो, इसे ग्राम प्रति घन मीटर, इसे ग्राम प्रति घन मीटर में क्या करते हैं? मापते हैं। तो इस ग्राम प्रति घन मीटर को कैसे लिखेंगे? ग्राम को जीएम लिखते हैं, प्रति को हाइफन देकर के, घन मीटर को कैसे लिखते हैं? एम के पावर 3, है ना? ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों लिख लो। अब इसको सार्थकता क्या है? हमने यहाँ कहा, समझो निरपेक्ष सार्थकता कि वायु के प्रति इकाई आयतन में है, जो प्रति आयतन की मात्रा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। अब क्या है यहाँ पर? ये होगा विशिष्ट आर्द्रता वायु के प्रति इकाई भार में। लिख लो यहाँ पे उपस्थित क्या हुआ? जल वाष्प की मात्रा, है ना? अब देखो, ये डिफिनीशन हो गया। इसको कैसे नापते हैं? इसे, है ना, यहाँ घन मीटर है, यहाँ पर क्या करेंगे? सेंटीमीटर कर देंगे। इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापते हैं, है ना? सीएम। अब सापेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? कि किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात। तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? किसी भी तापमान पर, चाहे वो 1 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, -10 डिग्री हो, समझ में आया? पहले भी कोई भी तापमान हो, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? हमने कहा किसी भी तापमान पर, तापमान निगेटिव भी हो सकता है, तापमान पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है? पहला कंडीशन, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और उसी तापमान पर वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात। अब देखिए यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो गया? अब इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ना? गुना 100। यही क्या हो गया? ये पूरा प्रोसेस, ये फार्मूला याद रखना है ना।
अब देखो कि आजकल के समय में देखती हो ना कि समाचार जब सुनोगी वर्षा का समाचार, तो बोलता है ना कि आज वायुमंडल में इतना आर्द्रता है, 10%, 12%, तो कैसे निकालता है? इसी फॉर्मूला पर निकालता है। यानी आर्द्रता नापने का सबसे उपयुक्त क्या है? फॉर्मूला अपेक्षिक आर्द्रता का है।